हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम क्लास 11th का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा लेट हो गया, 1-2 दिन हो गया, तो थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इसीलिए वीडियो लेट हो जा रहा आने में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियो आए। तो हमने बायोलॉजी में क्लास 11th की चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन शुरू किया था, जिसमें हमने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पिछला वाला अगर आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे आप सेकंड पार्ट देखिए। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, फर्स्ट से ज़्यादा रिलेट नहीं करता है, लेकिन ये है कि कुछ एलिमेंट जो आज टॉपिक है हमारा, जैसे एलिमेंट्स को हमें डिस्क्राइब करना है, रोल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट को डिस्क्राइब करना है, कैसे कैसे क्या करना है, तो वो आप अगर पहला वीडियो में देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकेंड, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, हमें आज जो डिस्कस करना है, हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो क्या है, वो है रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या है, रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। पिछली वीडियो में आपको क्या बताए थे, पिछली वीडियो में ये बताया गया था कि एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको प्लांट को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, मतलब ग्रेटर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, लेस देन 10 मिलीमोल ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर होना चाहिए। ये माइक्रो था, वो माइक्रो कम रिक्वायरमेंट चाहिए प्लांट को। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मैक्रो का एग्जाम्पल, एक बार फिर से याद करिए। माइक्रो का एग्जाम्पल बोलिए फटाफट, CHONPKSCAMG। ठीक है, और माइक्रो का क्या एलिमेंट था, MN जन, मन जन कल कु नी बो मो फी। ठीक है, तो अच्छा है अगर आप पहला वाला देखेंगे तो आज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। C है, H है, O है, N है, P है, K S CA MG। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो NCERT में दिया है हम वो प्रेफर वो करेंगे, क्योंकि नीट में जो है वो NCERT से ही आना है, और जिन बच्चों को नीट देना है आगे वो NCERT ही प्रेफर करें। तो जितने एलिमेंट्स NCERT में दिए हैं मैं उतने ही एलिमेंट्स कराऊंगा। इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी कि इसके होने या ना होने से, और इस एलिमेंट क्या इस्तेमाल है इस एलिमेंट का, या क्या यूज़ है उस प्लांट में, क्या उसका यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक करके NCERT के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला हम लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, कहने का ये भी है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा नाइट्रोजन। चलिए साथ में नोट बनाते चलिए। पहला है नाइट्रोजन। अभी क्या है कि आप अगर नोट साथ में बनाएंगे, क्योंकि किताब में आपको छांटना पड़ेगा, और ये मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे दूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट क्या आता है, क्योंकि डेफिनेशन में इसमें लिखा है ये माइक्रो एलिमेंट है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, ये प्लांट को लार्जेस्ट अमाउंट में चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होता है। क्या है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, ये प्लांट जो भी प्लांट होता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेगा, किस फॉर्म में लेगा। तो जनरली जो नाइट्रोजन होता है वो NO3 आयन के फॉर्म में होता है, मतलब नाइट्रेट आयन के फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है, नाइट्रेट। फील करिए, आराम से समझिए, किस फॉर्म में जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। अगर इसी से आपको मिलता जुलता होगा तो पिछले वीडियो में एक चीज़ बताए थे, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। वो कौन से 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, आप इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वो कौन से 3 एलिमेंट हैं जो आयन के फॉर्म में प्लांट नहीं लेता है। ठीक है, पॉज करिए और तुरंत आंसर में कमेंट करिए, कमेंट में बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो वो कौन से 3 एलिमेंट हैं जो प्लांट आयन के फॉर्म में नहीं लेता है, तो कौन से हैं जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रेट के फॉर्म में ये लेता है। कभी कभी ये NO2- और NH3 कह सकते हैं, या NH4। ठीक है, NH3 नहीं कहेंगे हम, ये कभी कभी NO2- और
NH4 पे प्लस। NH4 का नाम क्या होता है? अमोनियम आयन। क्या होता है? अमोनियम आयन। ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट इसमें है, अगला पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट के हर पार्ट को ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट के हर पार्ट को ज़रूरी होता है, मतलब कि चाहे वो उसका स्टेम हो, चाहे वो उसका रूट हो, चाहे वो उसकी ब्रांच हो, चाहे उसका वो फ्लावर हो, प्लांट का कोई भी पार्ट होगा तो उसमें नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। अच्छा, स्पेशली इसमें बता दिया है कि कुछ जगहों पे नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब 9th में आपने टिश्यू पढ़ा होगा, वहाँ आपने पढ़ा होगा, सीक्वेंस अगर याद होगा तो आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। पढ़ा था या नहीं? मेरिस्टेमेटिक में फर्दर आपने पढ़ा, परमानेंट में आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन टिश्यू को कहते हैं जिनके पास एबिलिटी टू डिवाइड होती है। मतलब क्या है? एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसा टिश्यू जिसके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। डेट टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जरूरी होता है। ठीक है, और जो काफ़ी एक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है, एक्टिव सेल्स होती है, जैसे हम कह लें मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिवली सेल्स। देखिए बाहर से कुछ नहीं, सब एनसीईआरटी की लाइन है, बस ये आप नोट्स में ऐसे बना के लिखिए तो आपको फायदा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया है तो आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे बना के लिखिए, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। मेटाबॉलिकली आपने पढ़ा है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, मतलब कोई भी प्लांट कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म करता है, जो भी सेल इस प्रोसेस को करेंगी उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये प्रोसेस होने का मतलब है कि प्लांट बहुत एक्टिव है, मतलब उसका कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस, टूटने का प्रोसेस, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस का प्रोसेस बहुत एक्टिव है, बहुत तेज काम कर रहा है। तो ऐसे सेल्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी काम करना होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि नाइट्रोजन किस किस का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब नाइट्रोजन किन किन चीज़ों में, किन किन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, सबसे जो बेस्ट है वो मैं बता दूंगा अगर आपको, तो वो है आपका DNA और RNA। अच्छा, इसको दोनों को क्या बोला जाता है? फार्मूला में अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में करिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको हम क्या एक साथ यहाँ पे, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को हम मिला के यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड? क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों को बनाने में या न्यूक्लिक एसिड बनाने को काम आता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, नाइट्रोजन जो होता है वो कुछ प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है? कुछ प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये कुछ विटामिन और हार्मोन को भी बनाने में मदद करता है। कुछ विटामिन और हार्मोन को बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड डिजीज़ का नाम नहीं दिया है, तो इसकी कमी से डिजीज़ क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। हालांकि इतना आप याद रखिए। ठीक है, नाइट्रोजन का ये मेन कंपोनेंट है, किसी भी प्लांट में सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा रिक्वायर होता है। प्लांट किस फॉर्म में ऑब्जर्व करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में, NO2- के फॉर्म में और NH4 के फॉर्म में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरत किसको होती है? मेटाबॉलिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को या मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को जरूरत होती है। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? मोस्ट डिवाइडिंग सेल या मोस्ट डिवाइडिंग हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, किस किस चीज़ों जो नाइट्रोजन किन किन चीज़ों को बनाने में मदद करता है? DNA RNA, कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन एंड हार्मोन। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्या बात करते हैं? डिफिशिएंसी सिम्टम की, कि नाइट्रोजन के ना होने से किसी भी प्लांट पर क्या असर पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको नोट करते रहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नोट बनाते रहिए। नाइट्रोजन के ना होने से किसी भी प्लांट पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या असर पड़ेगा? पहला असर क्या पड़ेगा? देखो, पहला असर जो है वो है क्लोरोसिस। अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे एकदम बढ़िया से, अच्छे बच्चों की तरह अगर रीडिंग करेंगे आप, तो आपको क्लोरोसिस टर्म मिलेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन में किसी भी प्लांट में नाइट्रोजन नहीं होगा तो उस प्लांट में क्लोरोसिस हो जाएगा।
क्लोरोसिस का मतलब होता है येलो होना, ठीक है, क्लोरोसिस का मतलब होता है येलो होना। किसमें येलो होना? क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग इन ओल्डर लीव्स, मतलब जो बूढ़ी पत्तियां हो जाती हैं या जो पुरानी हो जाती हैं पत्तियां, वो कैसी हो जाएंगी? येलो हो जाएंगी। और इन्हीं फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? इन्हीं फिनोमेना को हम क्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन के ना होने से प्लांट ग्रोथ, ठीक है, नाइट्रोजन के ना होने से प्लांट ग्रोथ स्टंटेड, रुक जाएगा, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा। और रिस्पायरेशन जो है इसका कह सकते हैं, अब प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा तो स्पेशली हम इसमें देखिए क्या कह सकते हैं, स्पेशली हम कह सकते हैं कि प्लांट के सेल का सेल डिवीजन एंड रेस्पायरेशन ये भी हो जाएगा रुक, ठीक है। चैप्टर है ना सेल डिवीजन एंड उसमें ना, और रेस्पायरेशन अभी इसके बाद है, और सेल डिवीजन भी है। तो अगर नाइट्रोजन किसी प्लांट में नहीं होगा तो क्या होगा? उसका प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब सेल डिवीजन रुक जाएगा। सेल डिवीजन रुक जाएगा मतलब रेस्पिरेशन रुकेगा। अच्छा, सेल डिवीजन रुकेगा, एक सेल से दो सेल बनना बंद होगा। सेल डिवाइड नहीं होगी तो प्लांट का ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगा? स्टंटेड हो जाएगा और रुक जाएगा, ठीक है। तीसरा आते हैं, चलिए तीसरा नोट करिए। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है और क्लोरोफिल सिंथेसिस ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगला है प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस डिक्रीजेस, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जा रहा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस डिक्रीजेस। नाइट्रोजन के ना होने से प्रोटीन का सिंथेसिस और क्लोरोफिल का सिंथेसिस रुक जाएगा। अगला है आपका कि नाइट्रोजन के ना होने से किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग जो होगी वो लेट हो जाएगी, मतलब कह सकते हैं कि लेट फ्लावरिंग होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका और लास्ट, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, ये सीड डॉर्मेंसी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये सीड डॉर्मेंसी को इंक्रीज कर देता है। अब एक बड़ा सवाल, व्हाट इज डॉर्मेंसी? व्हाट इज डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी क्या होती है? तो अगर याद होगा तो 10th में केमिकल कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर पढ़ा था आपने, ठीक है। वहाँ पे आपने 5 हार्मोन पढ़े थे, याद हैं? अगर आपको याद हैं तो बताइए, हम तो नहीं बता पाएंगे लेकिन फिर भी आप सोचिए, आपको 5 हार्मोन याद है? कौन कौन से थे? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। उसी में आपने, अगर आपको याद होगा तो वहाँ भी टर्म एक बार आ चुका है डॉर्मेंसी। देखिए सिंपल वर्ड में मेरा समझाने का प्रयास ये है, डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुसुप्ता अवस्था, या इंग्लिश में बोले इनएक्टिव स्टेज। मतलब प्लांट का इनएक्टिव स्टेज ये बढ़ा देगा, मतलब प्लांट जो है वो इनएक्टिव स्टेज तक ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले को अगर कंपेयर करेंगे, सीड जो है वो इनएक्टिव रहेगा। अच्छा, डॉर्मेंसी की जगह हम इनएक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। डॉर्मेंसी इंक्रीज करने का, डॉर्मेंसी का मतलब है कि जो सीड है वो बहुत ज़्यादा दिन तक इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि आप आम का बीज लीजिए और आप उसे ठंडी में बो दीजिए, या आप क्या लीजिए, आप गेहूं का लीजिए पौधा। अभी तो फिलहाल धान बोया है, अब इस समय जब गेहूं धान बोने का समय था उस समय आप गेहूं बोइए, गेहूं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय जो अभी मेरे ख्याल से यही जुलाई में या बहुत लोग के जून में बोया गया, मान लीजिए जून में धान का सीज़न है, ठीक है, धान बोना है मुझे जून में। अभी क्या है, मैंने जून में गेहूं बो दिया, ठीक है। धान जिसके यहाँ बोया था वो तो हो गया, पर जिसके यहाँ गेहूं बोया गया था वो तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? वो भी तो बिया है, सीड है, वो भी सभी कंडीशन उसके साथ अप्लाई है, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
कि वो जो गेहूं का सीड आपने लिया है या गेहूं का जो बीज आपने लिया है वो जो है वो उसके कंडीशन के हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं है। मतलब जो कंडीशन उस गेहूं के बीज को चाहिए थी वो कंडीशन है नहीं है। तो जब गेहूं के हिसाब से वो कंडीशन नहीं है तो वो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो उस टाइम पे उसकी डॉर्मेंसी व उस समय वो जो सीड होगा वो किस स्टेज में होगा, इनएक्टिव स्टेज में होगा। वो अगला टाइम जब उसका आएगा दिसंबर जनवरी जब आएगा, जब गेहूं बोने का टाइम होता है, तो उस समय उसका इनएक्टिव स्टेज से वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव स्टेज में, और उस समय उसकी डॉर्मेंसी वहीं ब्रेक हो जाएगी। मतलब उसका जो इनएक्टिव स्टेज था वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर सीड डॉर्मेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब सीड बहुत देर तक इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो फ्लावर कैसे लगेगा? क्योंकि जब तक सीड रूट से बाहर नहीं आएगा, मतलब सॉइल से बाहर नहीं आएगा, वो तब तक शूट नहीं डेवलप करेगा, तब तक ब्रांचेस नहीं डेवलप करेगा, ब्रांचेस नहीं करेगा तो तब तक फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो क्या मतलब फ्लावरिंग होने का डिपेंड किस पे कर रहा है? सीड की डॉर्मेंसी में। सीड की डॉर्मेंसी कम कर दीजिए, इनएक्टिव कम कर दीजिए, वो जल्दी से बाहर आ जाएगा, जल्दी से फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डॉर्मेंसी का मतलब होता है, कह सकते हैं सिंपली भाषा में, इनएक्टिव स्टेज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है नाइट्रोजन के डिफिशियंसी सिम्टम के। ठीक है, टर्म याद रखिए, क्या सिम्टम है? नाइट्रोजन के ना होने से क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग इन ओल्डर लीफ, पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। दूसरा, प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, सेल डिवीजन और रेस्पिरेशन रुक जाएगा पूरी तरह से। प्रोटीन सिंथेसिस और क्लोरोफिल सिंथेसिस रुक जाएगा। अगर प्रोटीन सिंथेसिस और क्लोरोफिल रुका, क्लोरोफिल की सिंथेसिस रुकेगी तो पता है हमें फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन, CO2 + 12H2O गिव्स सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते हैं, तो क्लोरोफिल की संख्या कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड बनेगा नहीं, तो फूड बनेगा नहीं तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हम ऑक्सीडेशन किसका करेंगे? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन नहीं होगा। रेस्पायरेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेल को डिवाइड होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सेल एनर्जी डिवाइड नहीं होगा तो प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा? ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद रखिए, याद रहेगा। फ्लावरिंग लेट होगी, क्यों लेट होगी? सीड डॉर्मेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी वीडियो को पास करके, और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं फॉस्फोरस। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा कोर्स भी जल्दी पूरा करना है, लेकिन फिर भी जितना पढ़िए उतना आना चाहिए। कोर्स पूरा नहीं करना है, कोर्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, पूरी किताब पढ़ लिए, आया एक भी नहीं, मतलब अगर कोई पूछ ले तो बता भी नहीं पाएंगे। तो कोर्स हमें ख़त्म नहीं करना है, हमें समझ के ख़त्म करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फोरस। सिंपली देखिए, कोई भी एलिमेंट पूछा जाएगा, पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि कोई भी एलिमेंट अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसका आप पहला स्टेप क्या लिखेंगे कि वो प्लांट के द्वारा किस फॉर्म में लिया जाता है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिया गया था? नाइट्रेट के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में, और NH4+ के फॉर्म में, यानी अमोनियम के फॉर्म में। तो फॉस्फोरस किस फॉर्म में लिया जाएगा? प्लांट के द्वारा। फॉस्फोरस जो होता है वो फॉस्फेट आयन के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, फॉस्फेट आयन के थ्रू लिया जाता है, ये NCERT में दिया है। ठीक है, चलिए पॉइंट बनाना शुरू करिए। फॉस्फेट जो होता है ये फॉस्फेट आयन के थ्रू लिया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉस्फोरस कहाँ आता है? फॉस्फोरस जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन को और कुछ प्रोटीन को, सेल मेम्ब्रेन को कुछ प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड कॉमा न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, पर क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं बात करूँगा, पर ये है, ये आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, सिंपली क्या है, फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? प्लांट में फॉस्फेट फॉर्म में होगा। फॉस्फोरस प्लांट में क्या करता है? उसका सेल मेम्ब्रेन बनाता है, उसकी प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन करता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड,
पढ़ा है? न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा BSP, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, इसमें B का मतलब होता है बेस, S का मतलब होता है शुगर और P का मतलब होता है फॉस्फेट। अब तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा 10th में आपने पढ़ा होगा ना, बेस टोटल, एक प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन होता है। ठीक है, ये पढ़ा है कि नहीं? पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में फिर 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा होता है? एक को बोलते हैं एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। फिर पिरिमिडीन में भी 2, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये बैक नॉलेज है, आगे फर्दर आपको मिलेगा। ठीक है, वो तो मिलेगा ही फर्दर आपको, लेकिन ये हो गया न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल इसका भी बता दिया, DNA, RNA। प्रोटीन आपके पास एसेंशियल प्रोटीन है 20, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, जो ये वाला टर्म बचा, क्या? फास्फोराइलेशन। इस टर्म को हम आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में क्लियर कर देंगे। अभी इसको ऐसे हेडिंग बना के या लिख लीजिए, पर इस टॉपिक को हम अगले चैप्टर में या उसके अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ अच्छे से समझाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। फॉस्फेट आयन के एब्जॉर्ब होता है और सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोराइलेशन और न्यूक्लियोटाइड बनाने में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया BSP, मतलब बेस, शुगर, फॉस्फेट। ये तीनों बनेंगे तब जाके न्यूक्लियोटाइड बनेगा। हाँ, DNA का स्ट्रक्चर में है ये, जिन्होंने पढ़ा है वो उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो चिंता मत करें, आगे फर्दर हम बता देंगे उसको। DNA का एक नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ DNA समझा देंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12th की टॉपिक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझा देंगे आपको। DNA आना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका सिम्टम। ठीक है, सिंपली मैं सिम्टम लिख दे रहा हूँ और मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, चल गया, रुक रुक के थोड़ा चलता है, मैं फिर से चढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए सिम्टम पढ़ते हैं। फास्फोरस का कमी से सिम्टम क्या होगा? तो सिंपली इसमें भी वही होगा। ठीक है, पहला क्या होगा? फास्फोरस की कमी से क्लोरोसिस होगा। अब मैं फर्दर नहीं बता रहा हूँ क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है। येलोइंग ऑफ लीव्स, पर कौन से लीव्स में? यंगर या ओल्डर? ओल्डर लीव्स में। ठीक है, दूसरा है सेल डिवीजन रिड्यूस और चेक फ्रूटिंग, इसमें भी सेल डिवीजन रिड्यूस। ठीक है, अगर छोटा हो रहा है थोड़ा तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको सुनिए और लिखते रहिए। सेल डिवीजन रिड्यूस और ये चेक फ्रूटिंग, ये फ्रूटिंग को चेक करता है। मतलब कि जैसे आम का पौधा है, उसमें आम को लगना है, आम का बौर लगना है, तो उसमें बौर लगेगा कि नहीं लगेगा, वो फल उसमें लगना है कि नहीं लगना है, वो उस फ्रूटिंग को चेक करता है। मतलब वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, वो फास्फोरस चेक करता है। ठीक है, इसकी कमी से फ्रूट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो प्रोसेस ही नहीं चेक करेगा तो उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो फिर हमें फ्रूट भी नहीं मिलेगा खाने को। सिंपल है, वही काम कर रहा है, मतलब ये फ्रूट को चेक करता है। ठीक है, और सेल डिवीजन को ये करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही जानिए, एक्स्ट्रा बताने को बहुत ज़्यादा है और उतना क्योंकि पढ़ना नहीं है, टाइम बहुत कम है। अगस्त चल रहा है और अभी ये चैप्टर चल रहा है, अभी पूरा लगभग देखा जाए पूरी बायोलॉजी बची है। ठीक है, तो हमें किसी तरह जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से हमने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया? हमने नाइट्रोजन कंप्लीट कर लिया और फास्फोरस कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आता है पोटेशियम। जितना हो सकता है हम इस पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे आपको। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। ठीक है, देखें वीडियो में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम का क्या रोल है? ठीक है, पोटेशियम क्या क्या रोल करता है? देखिए, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लांट के द्वारा किस फॉर्म में लिया जाता है, तो ये
K+ के फॉर्म में लिया जाता है, या पोटेशियम आयन के फॉर्म में लिया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट क्या है पोटेशियम का? पोटेशियम का ये है कि ये जैसे कुछ हिस्सों में, प्लांट के कुछ हिस्सों में इन सब का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे पोटेशियम जो है पूरे प्लांट में ना कह के प्लांट के कुछ स्पेशल पार्ट में ये ज़्यादा होना चाहिए, कि वही कोई स्पेशल पार्ट होगा उन पार्ट में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो किस किस पार्ट में ज़्यादा होना चाहिए पोटेशियम? पोटेशियम जो ज़्यादा होना चाहिए वो मेरिस्मेटिक टिश्यू में होना चाहिए। ठीक है, मोर एबेंडेंट लिख सकते हैं, मोर एबेंडेंट क्वांटिटी इन, क्या लिख सकते हैं? मोर एबेंडेंट क्वांटिटी इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। बर्ड्स, चिड़िया नहीं, कली, बर्ड्स, लीव्स एंड, नहीं तो कुछ लोगों ने सोचा चिड़िया की चिड़िया ही बना दिए, चिड़ियों में नहीं, खली में। ठीक है, बर्ड्स में। ठीक है, इन जगहों पे पोटेशियम की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए। कहाँ कहाँ चाहिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, बता दिया मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, एबिलिटी टू डिवाइड, जिसके पास डिवाइड होने की क्षमता हो। बर्ड का मतलब कली, लीव्स का मतलब पत्ती, रूट टिप मतलब रूट का जो एकदम सबसे अपर पार्ट होता है। ठीक है, एकदम इनिशियल जो पार्ट होता है, उन सब में पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? ये आयन को बैलेंस करता है, बैलेंस आयन, डेट इज कैटायन एंड एनायन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। कैटायन पे प्लस होता है और एनायन माइनस होता है। तो ये प्लांट में कैटायन एनायन को बैलेंस करता है। जैसे कहने का मतलब ये है, प्लांट में न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, जितना प्लस है उतना माइनस होना चाहिए, जितना माइनस है उतना प्लस होना चाहिए। एक हिसाब से न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है फंक्शन इसका, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कह सकते हैं इसका। प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है पोटेशियम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और इसका जो सबसे मेन, ठीक है, कह सकते हैं सबसे मेन, अच्छा इसी के साथ सबसे मेन वाला बाद में देखते हैं, एक्टिवेट्स एंजाइम। पोटेशियम क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट्स करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो टर्जिडिटी की जगह एक स्पेशली मैं लिख देता हूँ अलग से, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, बोर्ड के लिए भी, मतलब स्कूल के पेपर के लिए भी, नीट के पेपर के लिए भी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे 10th में पढ़ा है कि प्लांट के पास एयर एक्सचेंज करने के लिए, गैस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा नाम का एक अपैरेटस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, और दूसरा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी वो वहीं से करता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस, एंड दूसरा क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इससे वो एक्सचेंज करता है। होता क्या है कि हमें पता है कि दिन में स्टोमेटा क्या होता है? ओपन हो जाता है, रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो ये स्टोमेटा बंद कैसे हो जाता है रात में, और स्टोमेटा खुल कैसे जाता है दिन में? मतलब रात भर अगर इमेजिन करो कि रात भर स्टोमेटा बंद है, तो दिन भर कैसे खुल जाता है वो? और दिन भर बंद है तो रात में बंद कैसे हो जाता है? दिन भर खुला है तो रात में बंद कैसे हो जाता है? तो ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो अभी पॉइंट याद रखो, क्योंकि इसका जो
अभी याद करोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन जब ये इसके बाद में अगला चैप्टर पढ़ लोगे ना फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ एकदम पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो वहाँ प्रोसेस बता देंगे कि कैसे पोटेशियम के अंदर आने से स्टोमेटा खुल जाता है, पोटेशियम के बाहर जाने से स्टोमेटा बंद हो जाता है, पोटेशियम के आने से उस स्टोमेटा पर क्या चेंजेस होते हैं, उसके जाने से क्या चेंजेस होती हैं, ये सब जो है वो अगले चैप्टर में पूरा एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, एकदम डिटेल क्लियर कर देंगे अगले चैप्टर में। बस अभी एक तरह याद कर लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉस्फोरस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद कर लो। क्या याद करना है कि पोटेशियम किस फॉर्म में जाता है, पोटेशियम आयन की फॉर्म में जाता है। प्लांट की कहाँ पे जरूरत होती है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, बर्ड्स में, लीव्स में एंड रूट टिप में जरूरत होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ये कैटायन एनायन को बैलेंस करता है, सिंपली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, चौथा हो गया प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमें पता है लिविंग की बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं, कोई भी प्रोसेस बिना एंजाइम के गवर्न कराना लिविंग बॉडी में वो भी इम्पॉसिबल है। तो प्लांट है तो जरूर लिविंग है, तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे, तो वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसके तहत वो क्या हो सके, प्रोसेस हो सके जो भी करना हो। और लास्ट है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डिटेल अगले क्लास में डिस्कस करेंगे या अगले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, नोट कर लीजिए और नोट बनाते रहिए ऐसे ही साथ में। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे ऐसे ही पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो सब यही दिया है। ठीक है, दिया यही है, लेकिन उसने लाइन टू लाइन लिखा है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो पोटेशियम याद हो गया, पोटेशियम आयन, बर्ड, मेरिस्टेमेटिक, लीव्स, आयन कैटायन बैलेंस, एक्टिवेट एंजाइम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट इसका क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, डिफिशिएंसी सिम्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, सिम्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे सबका पढ़ते आ रहे हैं ऐसे ही हम इनका भी पढ़ेंगे सिम्टम, कि इनके ना होने से प्लांट में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं कि इनके ना होने से प्लांट में क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी को मत छोड़िए, एनसीईआरटी ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये क्या करेगा, सिंपली ये कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है इसको स्टॉप कर देता है पोटेशियम के ना होने से। स्टॉप द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे ये चैप्टर क्या है ना, इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें आपको याद करनी है, अब सब हर चीज़ें समझाई नहीं जा सकती। तो अब ये फैक्ट है, इनको फैक्ट को आप याद करिए, याद ही करना है, कोई ज़्यादा जोड़ मत डालिए, याद होती है तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि ये फैक्ट क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, अगर याद हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। दूसरा है ये सीड फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये सीड फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है, सीड फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। और नेक्स्ट है आपका एपिकल डोमिनेंस को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द एपिकल डोमिनेंस। अब भैया एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, क्या होता है, वही बात है ना, पिछले साल ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिन, वाटामाया, एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब सिंपली कुछ नहीं है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो प्लांट का एपिकल पार्ट होता है वो डोमिनेट करता है, और वो प्लांट का एपिकल पार्ट देखो हमेशा सबसे पहले क्या बढ़ता है, प्लांट का एपिकल पार्ट ही बढ़ता जाता है, उसके पीछे पीछे पूरा प्लांट बढ़ता है। तो ये प्लांट के ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, उसका एपिकल पार्ट को बढ़ने ही नहीं देगा, तो बढ़ने नहीं देगा तो उसका एपिकल पार्ट क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, तो ग्रो नहीं करेगा। दूसरा क्या है, सीड फॉर्मेशन डिक्रीज कर देगा, सीड को ही नहीं बनने देगा। अच्छा, एक था सीड को इनएक्टिव रखता था फॉस्फोरस, वो उसको इनएक्टिव में रख रहा है, लेकिन सीड तो बना है, ये सीड ही नहीं बनने देगा। मतलब मान लो अगर फ्रूट किसी तरह बन के तैयार हो गया, ठीक है, फ्रूट किसी भी तरह बन के तैयार हो गया, तो उसमें क्या है, सीड बनेगा ही नहीं, सीड बनेगा ही नहीं। तो सीड बनेगा नहीं तो आगे फिर वही जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी फिर, ठीक है, तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी।
तो ये हैं कुछ आपके सिम्टम्स पोटेशियम के ना होने से, ठीक है। तो इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और हमने क्या कवर किया, हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज है तो कार्बन से बनता है, H2O है वाटर की नीड होती है, ऑक्सीजन है तो एयर निकलता है, और बाकी प्रोसेस में पता ही है आपको, ठीक है। तो ये तीन हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन तीनों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने 3 कवर कर लिया, हमारे पास 3 एलिमेंट और बचे। कौन कौन से? सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। 3 अभी याद कर लीजिए, उसके लिए भी जल्दी बना देंगे, ठीक है। आज कल बना देंगे उसकी वीडियो भी, ठीक है, अपलोड हो जाएगी जल्दी से। तो आज 3 एलिमेंट याद रखिए, कल 3 एलिमेंट याद रखिए। कोशिश करेंगे चैप्टर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो की तरह इसमें भी, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सारा मिटा देते हैं। चलिए पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पिछली वीडियो में बहुत कम बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया, ठीक है। ये देखिए मेरे लिए नहीं है, ये मैंने आप ही के लिए पूछा था, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बच्चे ने शायद आंसर दिया था, तो उसने पूरा दिया था। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, वीडियो देखिए तो आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। मेहनत इतनी की जा रही है इसीलिए कि आप आंसर देने का करिए। और वीडियो क्या है कि एक बार में पूरा देखने का प्रयास करिए, मतलब जब टाइम हो तभी देखिए। ऐसा नहीं है कि 40 मिनट का वीडियो है तो 20 मिनट में देख लिया, 25 मिनट छोड़ दिया, उसको शाम को देख लेंगे, उसको सुबह देख लेंगे, तो फिर यही लापरवाही बाद में फिर दिक्कत होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी नहीं बड़ा बनता है, और ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा पार्ट भी नहीं कवर होते हैं, छोटे से पार्ट ही कवर होता है, मुश्किल से 30, 40, 45, 50 मिनट का बनता है, ठीक है। तो सब मिला के देखा जाए तो एक ही बार में उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा नहीं बात करते, नहीं तो बोरियत हो जाएगी, क्या देंगे सर ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक बार मैंने ये पूछा आपसे कि क्लोरोसिस क्या होती है, ठीक है। और क्लोरोसिस किस किस एलिमेंट के ना होने से होती है, ठीक है। 2 एलिमेंट आया था बीच में, तो आप ये लिखिए कि क्लोरोसिस क्या होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि किन किन एलिमेंट के ना होने से क्लोरोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। प्लांट किस द्वारा उसको लेता है, किस किस फॉर्म में लेता है, ठीक है, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन किस एलिमेंट की वजह से वो रुकता है, मतलब किस एलिमेंट में के होने के लिए, फॉस्फोराइलेशन होने के लिए किस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना लेते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, या पोटेशियम के ऊपर, कि पोटेशियम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखिए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को एक बार में ही पूरा देखिए, और तो कुछ कहेंगे नहीं ज़्यादा, तो पूरा देखिए वीडियो को एक बार में ही, और आंसर को कमेंट करिए तुरंत, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, कोशिश पूरी जारी है, ठीक है, क्योंकि इस समय थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे जल्दी आ जाए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।